क्रिमिनल कोर्ट्स में वारंट शब्द इतनी बार सुनाई देता है कि लोग उनका मतलब जाने बिना ही वारंट से डरने लगते हैं। किसी केस में बेलेबल वारंट होता है, किसी में नॉन बेलेबल वारंट होता है, कहीं सर्च वारंट होता है, कहीं मेंटेनेंस की रकम वसूलने का वारंट होता है, कहीं कुर्की वारंट होता है और कहीं पर सजा के बाद जेल भेजने वाला वारंट होता है। दिलचस्प बात यह है कि सीआरपीसी या बीएनएसएस में कहीं भी यह नहीं लिखा है कि वारंट्स कुल कितने प्रकार के होते हैं, लेकिन पूरे कानून को ध्यान से देखें तो काम और उनके इफेक्ट के हिसाब से इसके लगभग 6 बड़े बड़े रूप साफ दिखाई देते हैं। किसी वारंट का निशाना व्यक्ति होता है, किसी का मकान संपत्ति की कुर्की होता है, कोई बकाया पैसे के लिए होता है, किसी का काम सुनाई जा चुकी सजा को लागू करवाना होता है। तो आज हम इसी वारंट शब्द को समझेंगे, इससे क्या क्या होता है यह समझेंगे, उसको कैसे सेट असाइड करवाया जाता है यह समझेंगे और वारंट के बारे में जो भी लिखित बातें होती हैं उनको हम समझेंगे। और वारंट के बारे में जो भी कुछ महत्वपूर्ण होता है, कोर्ट में घटित होता है, हम उसको समझेंगे। यह एक बिल्कुल नया टॉपिक है। वारंट का पहला बड़ा रूप होता है अरेस्ट वारंट का। कोर्ट प्रैक्टिस में इसके 2 नाम सबसे ज्यादा सुनाई देते हैं, बेलेबल वारंट और नॉन बेलेबल वारंट, जिसे एनबीडब्ल्यू भी कहते हैं। सेक्शन 70 सीआरपीसी या जो आजकल 72 बीएनएसएस हो गया है, वह अरेस्ट वारंट की परिभाषा बताता है। इसमें लिखा है कि अरेस्ट वारंट लिखित में होगा, उस पर कोर्ट के अधिकारी के हस्ताक्षर और उनकी मोहर होगी और वह तब तक चलेगा, तब तक जारी रहेगा जब तक कि या तो तामील ना कर दिया जाए या फिर जारी करने वाले अधिकारी के द्वारा कैंसिल ना कर दिया जाए। बेलेबल वारंट के केस में सेक्शन 71 सीआरपीसी या 73 बीएनएसएस कोर्ट को यह अधिकार देता है कि वारंट पर लिख दिया जाए कि जो गिरफ्तार होने वाला व्यक्ति है, यदि निश्चित राशि का बेल बॉन्ड और श्योरिटी जमानती दे दे तो उसे वहीं छोड़ दिया जाए। इसे इसीलिए बेलेबल वारंट कहते हैं। लेकिन जब ऐसी छूट नहीं होती और व्यक्ति को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया जाता है तो वह एनबीडब्ल्यू या नॉन बेलेबल वारंट कहलाता है। सेक्शन 87 सीआरपीसी या जो अब बदलकर 90 बीएनएसएस हो गया है, कोर्ट कारण लिखकर समन के बदले या उसके साथ वारंट भी जारी कर सकता है। इसलिए समन, बेलेबल वारंट और एनबीडब्ल्यू एक ही बात के अलग अलग नाम नहीं है। ये कोर्ट द्वारा किसी व्यक्ति की हाजिरी को सुनिश्चित करवाने के लिए अलग अलग ताकत के स्तर हैं और हर अगला स्तर पिछले स्तर से अधिक कठोर होता है। लेकिन मामला तब और गंभीर हो जाता है जब एनबीडब्ल्यू जारी होने के बाद भी आरोपी नहीं मिलता, पुलिस उस वारंट को तामील नहीं कर पाती, वह गिरफ्तार नहीं होता। इस वारंट को अनएग्जीक्यूटेड वारंट कहते हैं। यही अनएग्जीक्यूटेड वारंट कहानी का सबसे गंभीर मोड़ है। जब बार बार कोशिश करने पर अरेस्ट वारंट तामील नहीं होता, यानी कि वह व्यक्ति गिरफ्तार नहीं हो पाता, तो पुलिस की एप्लीकेशन पर कोर्ट सेक्शन 82 सीआरपीसी जो अब 84 बीएनएसएस हो गया है, उसकी प्रक्रिया शुरू कर देता है। जब कोर्ट को विश्वास हो जाए कि व्यक्ति फरार है या इस तरह से छिप रहा है कि वारंट तामील नहीं हो सकता, तो कोर्ट इस प्रोक्लेमेशन को जारी करता है कि वांछित व्यक्ति 30 दिनों के भीतर कोर्ट में हाजिर हो जाए और अगर वह फिर भी नहीं आता है तो सेक्शन 83 सीआरपीसी जो अब बदलकर 85 बीएनएसएस हो गया है के तहत कोर्ट उसकी चल या अचल संपत्ति को कुर्क करने का ऑर्डर निकाल देता है। पुराने समय में कहते थे 83 की कार्रवाई हो गई। आखिर में कुछ कानूनी फॉर्मेलिटीज को पूरी करने के बाद भगोड़े व्यक्ति की संपत्ति को नीलाम करवा दिया जाता है। यानी यदि जानबूझकर कोई व्यक्ति वारंट को हल्के में ले लेता है तो उसका घर धरती सब कुछ नीलाम हो सकता है। यहां तक हमने देखा कि वारंट व्यक्ति के पीछे पीछे चल रहा था, लेकिन अब उसी शब्द का दूसरा चेहरा दिखाई देता है, सर्च वारंट। सेक्शन 93 सीआरपीसी जिसे अब 96 बीएनएसएस बना दिया गया है, इसमें कोर्ट सर्च वारंट इशू कर सकती है जहां कोर्ट को लगे कि ट्रायल के लिए जरूरी दस्तावेज
या वस्तु समन के द्वारा कोर्ट में पेश नहीं करवाई जा पाएगी, उसे पुलिस के द्वारा ढूंढकर और जब्त करके लाना होगा, तो उस संदिग्ध स्थान का सर्च वारंट जारी किया जाता है। यहाँ वारंट का लक्ष्य आदमी नहीं होता, कोई जगह, दस्तावेज, वस्तु ऐसा कुछ होता है जो एविडेंस के लिए लाना होता है। कोर्ट सर्च को किसी खास मकान, कमरे या उसके हिस्से तक सीमित भी कर सकती है, इसलिए पुलिस किसी घर या ऑफिस में सर्च वारंट लेकर पहुंचती है तो उसे एनबीडब्ल्यू समझना गलत होता है। दोनों कोर्ट के आदेश हैं, लेकिन दोनों वारंट्स की मंजिल अलग अलग है। सर्च वारंट को एग्जीक्यूट करने के नियम अलग होते हैं, जो हमारे सर्च एंड सीजर वाली वीडियोस में इस चैनल पर बहुत सारे दिए गए हैं। यह सर्च एंड सीजर हमेशा दो स्वतंत्र गणमान्य गवाहों की मौजूदगी में किया जाता है। सीआरपीसी या बीएनएसएस में व्यक्ति द्वारा उसकी पत्नी, बच्चों या बूढ़े माता पिता की मेंटेनेंस की व्यवस्था की गई है। यदि किसी मामले में कोर्ट ने मेंटेनेंस की राशि तय कर दी है और व्यक्ति वह राशि उन लोगों को नहीं देता है, तो उस मेंटेनेंस की राशि की उगाही के लिए कोर्ट द्वारा सेक्शन 125(3) सीआरपीसी, जिसे आजकल 144(3) बीएनएसएस कहते हैं, या सेक्शन 128 सीआरपीसी, जिसे आजकल 147 बीएनएसएस कहते हैं, इनके तहत बकाया रकम को व्यक्ति से वसूलने के लिए वारंट इशू कर देती है। मेंटेनेंस की बकाया रकम को जुर्माने की राशि की तरह वसूला जाता है। इसके लिए संपत्ति की कुर्की भी की जा सकती है। इसीलिए इस तरह के वारंट को डिस्ट्रेस वारंट भी कहा जाता है। जुर्माने की वसूली के लिए भी अलग वारंट होता है। आपने सेक्शन 421 सीआरपीसी पढ़ा होगा, जो बदलकर 461 बीएनएसएस हो गया है। डिस्ट्रेस वारंट अदालत या किसी अधिकारी द्वारा जारी किया गया एक कानूनी आदेश होता है, जो किसी अधिकारी को कर्जदार की निजी संपत्ति को जब्त करने और बेचने की अनुमति देता है। यह कार्रवाई तब की जाती है जब कोई व्यक्ति बकाया किराया, अदालत के द्वारा लगाया गया जुर्माना या टैक्स वगैरह चुकाने में असफल रहता है। मेंटेनेंस के लिए भी जो एरियर्स होते हैं, उनके लिए भी यही डिस्ट्रेस वारंट जारी किया जाता है। सजा सुनाए जाने के बाद कोर्ट किसी आरोपी को ट्रायल के लिए नहीं बुला रहा होता। अब वह अपनी सुनाई हुई सजा को लागू करवाने के लिए वारंट जारी करता है। जेल की सजा लागू करवाने के लिए सेक्शन 418 से 420 सीआरपीसी होता है, जो अब बदलकर 458 से 460 बीएनएसएस हो गया है। इसमें वारंट जारी करने की व्यवस्था दी गई है ताकि दोषी व्यक्ति को संबंधित जेल की कस्टडी में भेजा जा सके और सजा शुरू हो जा सके। डेथ सेंटेंस का वारंट सेक्शन 413 से 416 सीआरपीसी, जो अब 453 से 456 बीएनएसएस हो गया है, उसमें जारी किया जाता है। इस डेथ वारंट को आमतौर से कई बार ब्लैक वारंट भी कहा जाता है। इस ब्लैक वारंट का काम है कि कोर्ट की सजा को लागू करवा दिया जाए। अब पूरी कानूनी तस्वीर साफ हो चुकी है। वही वारंट कभी व्यक्ति को कोर्ट तक लाता है, कभी एविडेंस के लिए किसी जगह की तलाशी करवाता है, कभी बकाया रकम की वसूली करवाता है, कभी फरार व्यक्ति की संपत्ति कुर्क करवाता है और कभी सजा के बाद या डेथ सेंटेंस को बाद उसको लागू करवाता है। लेकिन यही एक बड़ा सवाल बचता है जो नए एडवोकेट्स को सबसे ज्यादा उलझाता है। हमारे फॉल्स एलिगेशन वॉरियर्स भी इस तरह का सवाल पूछते रहते हैं। हमारे फॉल्स एलिगेशन वॉरियर्स और यंग एडवोकेट्स कई बार ये सवाल पूछते हैं कि सेक्शन 362 सीआरपीसी, या जो अब सेक्शन 403 बीएनएसएस हो गया है, इसके तहत मजिस्ट्रेट अपने ऑर्डर को रिव्यू नहीं कर सकता है, उसके रिव्यू की ताकत नहीं है। तो अपने ही द्वारा, अपने ऑर्डर्स के द्वारा जारी वारंट्स को मजिस्ट्रेट कैसे रिकॉल कर लेता है? इसके लिए हमें सेक्शन 70 पार्ट 2 सीआरपीसी को देखना पड़ेगा, जो अब 72 पार्ट 2 बीएनएसएस हो गया है। इस सेक्शन में साफ लिखा हुआ है कि वारंट तब तक जारी रहेगा जब तक कि उसे जारी करने वाला कोर्ट कैंसिल ना कर दे या वह तामील ना हो जाए। तामील हो जाने का मतलब है कि जिसके लिए वारंट निकला था वह गिरफ्तार ना हो जाए।
इसलिए जिस कोर्ट ने वारंट जारी किया हो वही कोर्ट यदि वारंट को कैंसिल करने का कोई उचित कारण पाए तो उसे कैंसिल भी कर सकती है। यह वारंट कैंसिल करना अपने फैसले का रिव्यू नहीं है, बल्कि अपनी प्रोसीडिंग्स की प्रोसेस पर कोर्ट का नियंत्रण है जो उसे खुद कानून ने दिया है। यही पूरी कहानी की चाबी है। शब्द के रूप में वारंट एक शब्द जरूर होता है, लेकिन उसका काम हर बार एक जैसा नहीं होता। कभी वह व्यक्ति के पीछे भागता है, कभी दस्तावेज के, कभी संपत्ति के और कभी सजा के। इसलिए वारंट को समझना हो तो उसका नाम नहीं, उसका उद्देश्य देखना होता है। केवल इंडियन लीगल सिस्टम ने डिफेंस को एक परिपक्व विज्ञान बना दिया है। हर बात को वैज्ञानिक नियमों के तहत इस तरह से ढाल दिया है कि जब चाहो, जहां चाहो, जैसा चाहो, अपने फेवर का वही परिणाम प्राप्त कर लो। नियमों और कायदे कानूनों पर टिका हुआ क्रॉस एग्जामिनेशन, कानूनी दलीलों और मनोविज्ञान के सिद्धांतों पर टिका हुआ फाइनल आर्गुमेंट्स, सब कुछ ऐसा चमत्कारिक बना दिया है कि यदि उसे कोर्ट की प्रक्रिया में डालोगे तो मन भावन नतीजे ही सामने आएंगे, क्योंकि इंडियन लीगल सिस्टम कानूनी जंजाल को तोड़ने की कला में सिद्धस्त है। स्क्रीन पर दिखाए गए तरीकों से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। यही बात आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिखी हुई मिलती है। ILS के मेंबर बने और कानून की विशेषज्ञता प्राप्त करें।